बकैती विद बायोलॉजी में आपका स्वागत है। अभी तक इस चैप्टर के जो हमने सीरीज़ बनाई है उसमें 28 नंबर तक के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आज का जो सीरीज है वो है 29वां नंबर क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड वालों से पता नहीं इतनी मोहब्बत क्यों है इस क्वेश्चन से कि लगातार ही देते रहते हैं कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होगा। ये इनका एकदम जबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझने से पहले हम ये समझे कि मधुमक्खी होती कितने प्रकार के हैं। तो मधुमक्खी जो होती है 3 प्रकार की होती हैं, इसको आप दिमाग में रखिएगा। एक होती है रानी मक्खी, और दूसरी होती है श्रमिक, और जो तीसरे और महत्वपूर्ण होते हैं वो नर मक्खी। अब आपको भी समझ में रहा, जनन में या तो रानी मक्खी भाग लेंगे और नर मक्खी, ये 2 भाग लेते हैं जनन में, रिप्रोडक्शन में यही भाग लेते हैं। इनका सिर्फ काम क्या है, जाना, फूल से मकरंद ढोना, छत्ता बनाना, इनका यही काम है। ये सिर्फ मेहनत करेंगे, लेबर क्लास आदमी है। ये दोनों जो है रिलेशनशिप बनाएंगे, आगे कांड करेंगे, अंडे देंगे, बच्चे देंगे। तो नर मक्खी और रानी मक्खी का बनना कैसे होता है इसमें आपको पूरा यही लिखना है। तो 3 प्रकार की मक्खी हुई, एक कहलाई रानी मक्खी, एक कहलाई श्रमिक, एक दूसरा क्या कहला नर मक्खी। इनके पास गुणसूत्र होते हैं 32, इसके पास भी गुणसूत्र कितने होते हैं 32, इनके पास होते हैं 16। अब 16 कैसे आए, पूरा खेला यहीं पे है। अगर आप ये समझ लेंगे ये पूरा लिंग निर्धारण समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि अगर रानी मक्खी अंडे बहुत देती है, हर छत्ते में एक ही रानी मक्खी होगी, वो सारे अंडे देती है। अब जब रानी मक्खी अंडे देने लगती है, ये एक रानी मक्खी है, यहाँ से समझते हैं, ये रानी मक्खी है, ये अंडे दे रही है। इसने 2 अंडे दिए, एक निषेचित अंडे दिए और दूसरा अनिषेचित अंडे, यानी इसका संबंध किससे हो गया, नर मक्खी से, और वह अंडा क्या हो गया, निषेचित हो गया। और जब निषेचित हो गया तो इसमें 32 गुणसूत्र हो गए। अब ये आगे चल के इसको खाना अच्छे से मिल जाएगा तो रानी मक्खी में बदल जाएगा उस छत्ते में। अगर इसको भोजन सही से मिल गया तो रानी मक्खी में, अगर भोजन नहीं सही से मिला तो ये किस में बदल जाएगा, श्रमिक में, श्रमिक मक्खी में बदल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो अंडा रानी मक्खी के द्वारा दिया गया और निषेचित हो गया किसके द्वारा, नर मक्खी के द्वारा, तो उसमें 32 गुणसूत्र आ गए। और 32 आ गए तो जिसको भोजन मिल जाएगा वो रानी मक्खी बन जाएगी, सही से भोजन नहीं मिला तो वो श्रमिक बनेगा, लेबर। भैया लेबर क्लास का आदमी कहाँ सही से भोजन मिलता है, वो श्रमिक बना रहेगा। भोजन सही से मिल गया तो वो रानी मक्खी बदल जाएगी। लेकिन अगर कोई रानी मक्खी का ये जो दूसरा अंडा है, आपको भी पता अंडे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एग सेल। अब इसके पास सिर्फ 16 गुणसूत्र हैं और होना क्या चाहिए 32। अब ये क्या होता है, किसी भी शुक्राणु से नहीं मिलता, ये अनिषेचित अंडा ही पैदा हो गया। अब जैसे ये अनिषेचित अंडा होता है तो इसमें एक विशेष घटना होती है, इसीलिए आपके चैप्टर में ये टॉपिक है। लिंग निर्धारण में होता क्या है कि ये अंडा बिना निषेचन के नर मक्खी में बदल जाता है। वही एक घटना है कि बिना निषेचन के ही बदल जाए किसमें, नर मक्खी में। जैसे अब इन्होंने जैसे ये बदल जाएगा किसमें, नर मक्खी में। और नर मक्खी में इसीलिए कितने गुणसूत्र होते हैं, 16 गुणसूत्र होते हैं। अब आप ये समझ गए क्यों ये 16 था, क्योंकि ये अनिषेचित अंडे से इस नर का निर्माण हुआ। इससे जब ये अंडा बिना निषेचित हुए किसमें बदल जाए, नर मक्खी में, तो इसी को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। इसको हम कहते हैं अनिषेक जनन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो आप समझ गए होंगे कि जो अंडा होता है वह बिना निषेचन के जब पैदा होता है तो वह नर मक्खी में बदलता है। और नर मक्खी ही में कितने गुणसूत्र होते हैं, 16। अब नर मक्खी जब रानी मक्खी के साथ एक साथ संबंध बनाता है तो एक ही बार संबंध बनाने के बाद वो मर जाता है, सिर्फ एक ही बार वो रिलेशनशिप बना पाता है रानी मक्खी के साथ। तो इसका अलग दुख है, ट्रेजेडी है। तो क्या किया जाए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वो क्वेश्चन क्या है, हीमोफीलिया से, और 30वां नंबर हीमोफीलिया से कि हीमोफीलिया क्या है या हीमोफीलिया रोग कैसा होता है। फिर 31वां क्वेश्चन है वर्णांधता। इन दोनों का बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। अब होता क्या है, एक्स गुणसूत्र होते हैं। एक्स गुणसूत्र आपके जितने भी एनसीईआरटी में रोग दिए हैं, हीमोफीलिया वर्णांधता दोनों एक्स पे क्या है, संलग्न है। और साथ में ये दोनों क्या है, अप्रभावी हैं। अप्रभावी, अप्रभावी का क्या मतलब होता है, ऐसे अलील जो अपने लक्षण अकेले न दिखा सकें,
वो जब अप्रभावी एलील साथ आते हैं तभी वो लक्षण दिखाएं। तो ये रोग के जो जीन यदि एक्स में है, अकेले एक्स में है, तो वो क्या होगा, अप्रभावी होगा। जब दोनों एक्स में होगा तभी प्रभावी होगा। ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दोनों वीडियो में आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि फिर ये सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी, एक एक के 6-6 7-7 वीडियो बन जाएंगे। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 32वां, सिकल सेल एनीमिया में GAG के स्थान पर क्या आता है। तो ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कि GAG की जगह सिकल सेल एनीमिया में क्या आता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, GAG, यानी गाग की जगह गूग आ जाता है। याद कर लीजिएगा कि सिकल सेल एनीमिया में गाग की जगह गूग आ जाता है, इसीलिए ये पूरी बीमारी होती है। तो ये बहुत आसान है। अब अगला क्वेश्चन है, असगुणिता किसे कहते हैं। असगुणिता माने ऐसा हो कि गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाए। जैसे ये कोशिका है, मान के चलते हैं इसके केंद्र में कितने गुणसूत्र हैं, 40 गुणसूत्र हैं। कोशिका टूटने लगी 2 कोशिका में, जब 2 कोशिका में टूटने लगी तो हुआ क्या, यहाँ पे 21 जब विभाजन होने लगा तो 23-23 आना चाहिए था। अब 23-23 जगह पे ना आके यहाँ कितना आ गया, 24 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, 21 आ गया। ध्यान से समझिएगा, विभाजन हो रहा था, बराबर बराबर गुणसूत्र जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ नहीं। 23 इधर जाने चाहिए थे, 23 इधर जाने चाहिए थे, आधा आधा बंटवारा हो रहा था। अर्धसूत्री और समसूत्री, इसके पहले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझे थे कि एक बंदा है, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो अपना आधा आधा संपत्ति बांट देता है, 23 इसको देता है, 23 इसको देता है, इसी को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 21 आ गया। तो यहाँ पे एक गुणसूत्र की अधिकता हो जा रही है, यहाँ एक गुणसूत्र का विलोपन हो जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, असगुणिता कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, डाउन सिंड्रोम। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए डाउन सिंड्रोम को हम नीचे एक्सप्लेन करते हैं, तो ये समझ में आ गया। इसको एन्यूप्लाइडी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम को जो है लैंगडाउन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने लैंगडम डाउन एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1866 में बताया कि ये बीमारी ऐसे होती है। होता क्या, इसमें जो है आदमी का चेहरा बदल जाता है, हाँ, शारीरिक विकास हो जाता है, मंद बुद्धि का हो जाता है, इस तरीके से कई लक्षण होते हैं। तो होता क्या है कि जो डाउन सिंड्रोम है रोग, उस डाउन सिंड्रोम में ठीक है 21 नंबर वाला जो गुणसूत्र होता है, उसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। तो डाउन सिंड्रोम में 21 वाले गुणसूत्र में 23 एक पेयर और हो जाने के कारण ये क्या हो जाते हैं, त्रिगुणित हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम में। और इसको किस वैज्ञानिक देखा था, लैंगडम डाउन ने वैज्ञानिक ने 1866 में इस रोग को देखा था। 21 नंबर वाले गुणसूत्र क्या होता है, डाउन हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो 21 नंबर वाली ट्रेन है किस पे आ रही है, डाउन पे आ रही है। तो ऐसे याद हो जाएगा क्या, 21 नंबर वाली ट्रेन किस लाइन पे आ रही है, डाउन वाली लाइन पे। ऊपर वाली लाइन अप, नीचे वाली डाउन, रेलवे में होता है इसी तरीके से। तो 21 नंबर वाला गुणसूत्र यानी 21 नंबर वाली ट्रेन किस पे आ रही, डाउन पे आ रही। याद हो गया, इसी को क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। लक्षण क्या है, रोगी के कद छोटे हो जाते हैं और गोल सिर होता है, मुंह खुला रहता है, जीभ फूल जाती है, खांचेदार हो जाती है, शारीरिक और मानसिक विकार क्या होते हैं, विकास रुक जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। यही है पूरा डाउन सिंड्रोम। तो ये आप फिगर में भी देख रहे होंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या कहते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है कि जब किसी पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र ज़्यादा हो जाए। ध्यान से समझिएगा, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो सामान्य गुणसूत्र होते हैं पुरुष होंगे, उसमें 44 और एक्स और वाई होगा। ध्यान से, 44 और एक्स, ये एक सामान्य है, सामान्य पुरुष है, सामान्य पुरुष। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो क्लाइनफेल्टर होगा, यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, जिसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का सिम्टम होगा, उसमें ये चीज़ नहीं होनी। उसमें क्या होगा, उसमें 44 प्लस एक्स और एक्स और क्या हो जाएगा, वाई। अब आप क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं कि यहाँ पे गुणसूत्र 40 हैं, 40 की जगह 3 और आ गए साथ में। तो इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो पुरुष होते हैं उनके पास कितने गुणसूत्र होते हैं, 47।
47 गुणसूत्र हुए, चाल बदल गई। आप न पुरुष रहे न तो स्त्री रहे, गड़बड़ हो गया, लोचा हो गया यहीं पे। तो होता क्या है, ये बंदे जिनके गुणसूत्र एक एक्स अधिक आ गया, अब जब एक एक्स अधिक आ गया, आपको भी पता है डबल एक्स किस में होता है, महिलाओं में। तो ऐसा पुरुष पुरुष होते हुए भी पुरुष नहीं होगा, उसमें महिलाओं की तरह स्तन का निर्माण हो जाएगा, चाल बदल जाएगी और आवाज़ पतली हो जाएगी। तो यह पुरुष क्या हो जाएगा, पुरुष होते हुए भी स्त्री के गुण आ जाएंगे और साथ में ये क्या होगा, बांझ होगा। इसमें जनन की क्षमता नहीं होगी, यानी टेस्टिस इतने विकसित नहीं होंगे कि वो जनन कर सकें और अंडाशय बनेगा ही नहीं, न तो ये पुरुष रहा न तो महिला रहा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा कि इसमें एक गुण एक्स की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। लोग कहते हैं ना बहुत एक्स बनाते हो, तो जिनका ज़्यादा एक्स हुआ जान लो क्या होगा, उस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित हो गया। याद रहेगा ट्रिक, ज़्यादा एक्स हुई जिनकी वो क्या हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो क्या है, टर्नर सिंड्रोम। इन दो, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और ये टर्नर, तीनों में से एक आना जरूरी है। अब टर्नर सिंड्रोम क्या होता है इसको समझते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में क्या होता है, सामान्य इंसान में ये होना चाहिए, महिला में क्या होता है, सामान्य महिला में होती है 44 + XX। ये सामान्य महिला का है, ये सामान्य महिला का है, सामान्य महिला में इस तरीके का गुणसूत्र होना चाहिए 46, जबकि 46 गुणसूत्र होना चाहिए। जबकि जो टर्नर सिंड्रोम वाली महिला होगी उसमें क्या होता है, 44 तो होगा ही, प्लस एक और एक्स होगा, लेकिन जो ये एक्स होता है वह गायब हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। और जैसे एब्सेंट हुआ उसमें कितने गुणसूत्र हैं, 45। जिसकी ज़्यादा एक्स हो गए उनके पास 47, वो एक्स ही हो गए, चाल ही बदल गई। और जिसके क्या हो गया, एक एक्स गुणसूत्र महिला में से गायब हो गया, तो वह क्या हो जाएगी, महिला की कोई भी लक्षण उसमें नहीं दिखेंगे। स्तन जो होगा, ब्रेस्ट होगा, वो चपका रहेगा। ओवरी का निर्माण सही से नहीं हो पाएगा, फैलोपियन ट्यूब नहीं सही से बन पाएगी, और वह स्त्री क्या हो जाएगी, बांझ रहेगी, यानी उसमें जनन की क्षमता नहीं रहेगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। ये सारे लक्षण थे, तो तीन में से एक तो आना तय है भैया। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की, जो एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। उत्परिवर्तन तो आप जानते हो भैया कि डीएनए में अचानक से कोई बदलाव आ जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन। या गुणसूत्र में कोई बदलाव आ जाए, ये सब उत्परिवर्तन तो हो रहा है। यहाँ पे टर्नर हो गया, डाउन हो गया, ये सब उत्परिवर्तन हो रहे हैं, म्यूटेशन ही हो रहा है। अब लेकिन इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोमीय विकार, यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। अब क्या कह रहा है कि बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जब डीएनए के, इसको हम हटा देते हैं, आज जब डीएनए के, ये आप समझ लीजिए, ये आपका डीएनए है, ये डीएनए है। ये डीएनए किससे बने होते हैं, आपको भी पता है, ये आपस में बेस पेयर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं मिलके, जैसे ट्रेन की बोगी है, ट्रेन के एक डिब्बा मिला, 2 डिब्बा मिला, 3 डिब्बा मिला, इस तरीके से ट्रेन तैयार हो गई। तो ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, तो एक श्रृंखला बन गई, फिर दूसरी श्रृंखला, दोनों श्रृंखलाएं चिपक जाती हैं तो डीएनए बन जाता है। डीएनए के जब एक बेस पेयर में परिवर्तन आ जाता है, घटाव या जुड़ाव हो जाए एक बेस पेयर का, एक न्यूक्लियोटाइड का, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे गाग की जगह क्या आ जाता है, गूग आ जाता है। अभी हम लोग पढ़े कि सिकल सेल एनीमिया में ग्वानिन एडेनिन की जगह क्या आ जाता है, ग्वानिन, और यूरेसिल और ग्वानिन आ जाता है। और जब ये आ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। यानी अचानक से डीएनए में किसी एक बेस पेयर का जुड़ाव या घटाव हो जाता है, बदलाव हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। और बिंदु उत्परिवर्तन के कारण ही यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह से वैलिन आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, उदाहरण है इसका बिंदु उत्परिवर्तन का। तो आपको ये पूरी क्लास कैसी लगी, यहाँ तक ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन हो गए जो इस चैप्टर के मैंने छांटे थे, आपको बता दिए। आपको कोई और अच्छा लगता है क्वेश्चन या एक्सप्लेन कराना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा तो लाइक कीजिएगा, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत